Good morning, students. Today we will discuss our left out part of History Chapter 4. So here we discuss that what is Akbarnama and what is आईने अकबरी. हम जानते हैं कि जो पहले के राजा महाराजा होते थे अपनी हिस्ट्री को लिखवा लेते थे, यानी कि अपने रेन के ड्यूरिंग उन्होंने क्या क्या प्रिंसिपल्स बनाए, क्या क्या उनकी टेक्निक्स थी, वो सभी चीज़ें वो लिखवाते थे. अब लिखने का काम भी कौन करते थे? वहाँ के कोर्टियर्स करते थे. उनके दरबार में जितने कोर्टियर्स थे दरबार में, अब अकबर के दरबार में जो कोर्टियर थे अबुल फजल नाम, जिनका नाम है अबुल फजल, उन्होंने अकबर की हिस्ट्री को लिखा और उनके अकबर की हिस्ट्री को उन्होंने 3 वॉल्यूम्स में डिस्क्राइब किया बेटा. उनका नाम था अकबरनामा. फर्स्ट वॉल्यूम डेल्ट विद द अकबर्स एंसेस्टर्स एंड द सेकेंड वॉल्यूम रिकॉर्डेड द इवेंट्स ऑफ द अकबर्स रेन. जो फर्स्ट वॉल्यूम है उसमें अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में बताया गया. एंसेस्टर्स दैट मीन पूर्वज, जो उनके दादा परदादा, उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री थी, उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है फर्स्ट पार्ट में. सेकेंड वॉल्यूम जो थी उसके अंदर उन्होंने अकबर के रेन के ड्यूरिंग जितने भी इवेंट्स हुए उन सबको रिकॉर्ड किया है. और जो थर्ड वॉल्यूम थी, जैसा कि नाम से ही एक्सप्लेन होता है बेटा, आईने अकबरी, उन्होंने थर्ड वॉल्यूम को क्या नेम गिवन किया था? आईने अकबरी. इससे जैसा कि हम कह सकते हैं आईने मतलब आईना, एक्स जैसे हम कह सकते हैं मिरर. मिरर में इमेज रिफ्लेक्ट होती है हमारी कि हम जैसे हैं वैसे. सेम चीज़ हम कह सकते हैं कि आईने अकबरी में उन्होंने अकबर के पूरी लाइफ हिस्ट्री को, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, कि कैसे उन्होंने हाउस होल्ड किया, कैसे उन्होंने आर्मी को अरेंज किया था, कैसे उन्होंने रेवेन्यू सिस्टम को जनरेट किया था, वो सभी चीज़ें हमें किस में पढ़ने को मिलती हैं? हमारे थर्ड वॉल्यूम में अकबर के आईने अकबरी के अंदर. सो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे. देखिए कि क्या क्या उन्होंने, मतलब स्टार्टिंग से बिल्कुल क्लोजर लुक है हमारा. देखिए अकबर की पॉलिसीज़ के साथ कि उन्होंने क्या क्या पॉलिसीज़ एज्यूम की थी. द ब्रॉड फीचर्स ऑफ आवर एडमिनिस्ट्रेशन वर लेड डाउन बाय अकबर एंड वर एलेबरेटली डिस्कस्ड बाय अबुल फजल इन हिज बुक. कि बड़े बड़े जितने भी फीचर्स थे एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे अकबर के, जो उन्होंने एज्यूम किए थे, एक्सेप्ट किए थे अपने लाइफ स्पैन में, जितने प्रिंसिपल उन्होंने बनाए थे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो सभी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्रेस की गई हैं अकबर के द्वारा. एलिबरेटरी बाय, डिस्कस्ड बाय, एलिबरेटरी मीन्स बहुत ही एक्सप्लेन किया हुआ है इन सभी चीज़ों को अबुल फजल ने उनकी बुक में, जिसका नाम था अकबरनामा. इन पार्टिकुलर इन इट्स लास्ट वॉल्यूम द आईने अकबरी, और बहुत ही पार्टिकुलर वे में उन्होंने लास्ट वॉल्यूम में डिस्कस किया है आईने अकबरी. अभी हमने बात की थी कि आईने अकबरी का एक्सप्लेन यदि हम करते हैं, दैट मीन्स द मिरर इमेज ऑफ समवन, मतलब क्लियरली विजिबल एवरीथिंग. Abul Fazl explained that the empire was divided into provinces called subas, governed by a subedar who carried out both political and military functions. Each province also had a financial order or diwan. देखिए अबुल फजल ने ये बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है कि जो एम्पायर में, दैट मीन्स जो उनका किंगडम था, उसको डिवाइड किया गया था प्रोविंसेस में. उन प्रोविंसेस को क्या कहते थे? सूबाज कहते थे. आपसे ये क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि बेटा व्हाट इज द अदर नेम ऑफ प्रोविंसेस? दैट इज नोन एज सूबाज. गवर्नड बाय, अब ये सूबाज को गवर्न कौन करते थे? सूबेदार जो गवर्न करते थे. दैट मीन्स वहाँ पर जितनी भी गवर्नमेंट की नीड्स थी, या कह सकते हैं पब्लिक की डिमांड थी, उन सबको चीज़ों को संभालने का काम कौन करते थे? वहाँ के सूबेदार, या फिर हम कह सकते हैं हेड करते थे. हु कैरिड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस. अब वो क्या करते थे? उनका काम क्या होता था? वो जितने भी पॉलिटिकल मैटर्स होते थे या फिर जितने भी मिलिट्री फंक्शंस, यानी कि जिस सोल्जर्स की नीड को पूरा करना, सोल्जर्स की जितनी भी ज़रूरत होती थी, जितनी उनको स्किल सिखानी थी, वो सभी चीज़ें कौन संभालते थे? सूबेदार संभालते थे.
ईच प्रोविंसेस ऑल्सो हैड ए फाइनेंशियल ऑफिसर, एक फाइनेंशियल ऑफिसर भी। अब देखो मिलिट्री का फंक्शन करने के लिए, पॉलिटिकल फंक्शंस को संभालने के लिए तो सूबेदार हो गए, वहाँ पर एक और ऑफिसर हुआ करते थे फाइनेंशियल ऑफिसर। उनको क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मतलब जैसे पैसे के लेन देन का मैटर, सैलरीज का डिपार्टमेंट, या फिर अदर हम कह सकते हैं जितनी भी फाइनेंशियल चीज़ें होती थी उन सबको संभालने के लिए दीवान अपॉइंट किए जाते थे। For the maintenance of the peace and other in his province, the Subedar was supported by other officers. अब हम बात करें कि मेंटेनेंस करने के लिए, मेंटेनेंस किस चीज़ में, कि यहाँ पर पीस और ऑर्डर भी बना के रखना है। ऑर्डर दैट मीन्स कि सब कुछ अच्छे से चलता रहे, वहाँ पर कोई परेशानी ना हो प्रोविंस में। सो इन चीज़ों को संभालने के लिए सूबेदार किसको सपोर्ट करते थे, दूसरे ऑफिसर्स से सपोर्ट लेते थे। सच एज, अब वो कौन कौन से होते थे बेटा, मिलिट्री पे मास्टर दैट इज नोन एज बाक्षी, द मिनिस्टर ऑफ इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रनेज दैट इज नोन एज सद्र, मिलिट्री कमांडर्स उनको फौजदार कहते थे, एंड द टाउन पुलिस कमांडर्स दैट इज नोन एज कोतवाल, उनको कोतवाल के नाम से जानते थे। पुलिस को कैसे बोलते थे, कोतवाल, और जो मिलिट्री कमांडर्स होते थे उनको फौजदार। सो हियर इज अ लिटिल पार्ट इन पर्पल कलर, यू हैव टू रीड इट एंड आई मस्ट से दैट आई हैव टू रीड आउट द मेन पार्ट ऑफ द chapter that is known as that. So here we see two keywords also, dogma and bigot. Dogma, what is dogma? A statement or an interpretation declared as authoritative with the expectation that it would be followed without question. अब डॉगमा क्या हो गया यहाँ पर, इन सिंपल वर्ड्स में यदि मैं आपको कहूँ कि कोई ऐसा सिद्धांत जिसके ऊपर आप क्वेश्चन अराइज ना करें, उसको मतलब प्रिंसिपल को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लें, ठीक है, उस दैट मीन्स हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, दैट इज़ नोन एज डॉगमा। या फिर हम कहें यहाँ पर जो वर्ड्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग बताएं, ए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मीन्स कोई भी बात कही जाए, एन इंटरप्रिटेशन किसी भी बात को क्लियर करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए कि भाई ये हमने डिसाइड कर दिया है, इसको आपको फॉलो करना है, दैट इज नोन एज डॉगमा। विद द एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन किस चीज़ की, कि ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इस प्रिंसिपल को, इस स्टेटमेंट को ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, कोई क्वेश्चन अराइज नहीं करेंगे, इट वुड बी फॉलोड विदाउट एनी क्वेश्चन। क्लियर टू ऑल? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी again. And what is bigot? An individual who is intolerant of another person's religious belief or culture. देखिए अब bigot क्या होता है, कि कोई भी इंडिविजुअल who is intolerant of another person's religion belief or culture, कि वो दूसरे के हेलो Akbar's nobles commander large armies and had access to large amount of revenue. अब जो अकबर के नोबल्स क्या थे बेटा, वहाँ के राज दरबार में जितने भी लोग थे वो शाही दरबारी, उनको अकबर के नोबल्स कहा जाता है। जैसे मंत्री थे और अदर लोग थे जो राज दरबार में बैठते थे, वो क्या करते थे, कमांड करते थे बड़ी बड़ी आर्मीज़ को, और वो ही क्या करते थे, रेवेन्यू सिस्टम को इकट्ठा करते थे। रेवेन्यू क्या होता है बेटा, टैक्स, जो किससे लिया जाता था, पीजेंट से या फिर आर्टिशन से, दूसरे लोगों से, सैलरी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यानी कि इकोनॉमिक उनके अंडर कंट्रोल में रहे। वाइल दे वर लॉयल द एम्पायर फंक्शन efficiently, but by the end of the 17th century many nobles had built independent networks of their own. जबकि ये जो देवर लॉयल, बहुत ज़्यादा लॉयल थे वो अपने एम्पायर के लिए, किसके लिए, मुग़ल एम्पायर के लिए, कि जो भी काम काज वो करते थे बहुत ही एफिशिएंटली करते थे। परंतु अब धीरे धीरे जो 17th सेंचुरी आती जा रही थी उसमें नोबल्स ने क्या कर दिया, अपना इंडिपेंडेंट नेटवर्क स्टार्ट कर दिया, कि अपना बेनिफिट वो करने लगे। नोबल्स या फिर हम कहें मुग़ल एम्पायर की तरफ वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को थोड़ा सा कम ध्यान देने लगे।
देयर लॉयल्टीज टू द एम्पायर वर वीकेंड। वीकेंड दैट मीन्स यहाँ पर उनकी जो लॉयल्टी है वो कम पड़ जाती है, यानी कि वो एम्पायर के प्रति, मुगल एम्पायर के प्रति अपनी लॉयल्टी को कम दिखाते हैं, वो अपना बेनिफिट ज़्यादा करते हैं। देयर आउन सेल्फ इंटरेस्ट वो क्रिएट करते हैं कि अपना सेल्फ इंटरेस्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं और मुगल एम्पायर की तरफ अपनी लॉयल्टीज़ को कम कर देते हैं, यानी कि अपना फ़ायदा देखते हैं, मुगल एम्पायर का चाहे लॉस हो। While Akbar was at Fatehpur Sikri during the 1570s, he started discussion on religion with the ulmas, Brahmins, Jewishists, priests who were Roman Catholics and Zoroastrians. यहाँ पर हम बात करेंगे कि अकबर जब फतेहपुर सिकरी में थे, कब 1570s में, उन्होंने डिस्कशन स्टार्ट कर दिया रिलीजन के ऊपर। रिलीजन मीन्स धर्म के ऊपर, कि धर्म क्या है, ठीक है। उलमाज से डिस्कशन किया, ब्राह्मण से डिस्कशन किया, जीसस से, प्रिस्ट से डिस्कशन किया, रोमन कैथोलिक से डिस्कस किया, जोरोस्टेरियन से, यानी कि डिफरेंट धर्म के लोगों से डिस्कस उन्होंने किया, ताकि धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो, ठीक है, सभी के अंदर एक जैसा मत रहे, यानी कि एक जैसी फीलिंग रहे, वो एक साथ रह सकें। दीज डिस्कशंस टुक प्लेस इन द इबादत खाना। और ये सभी डिस्कशन किस प्लेस पर हुए बेटा? इबादत खाना। इबादत खाना क्या होता है? जहाँ पर जो ये मुस्लिम्स हैं वो प्रेयर करते हैं, ऐसे प्लेस को क्या कहते हैं? वो इबादत खाना कहते हैं। ही वॉज इंटरेस्टेड इन द रिलीजन एंड सोशल कस्टम्स ऑफ डिफरेंट पीपल। अब यहाँ पर हम अकबर की बात कर रहे थे, तो वो इंटरेस्टेड थे किस चीज़ में? कि रिलीजन में, कि जितने भी डिफरेंट लोग हैं उन सभी के रिलीजियस जितने भी कस्टम्स हैं उन सभी को वो फॉलो करेंगे, यानी कि सभी धर्मों के आदर, वो रिस्पेक्ट वो करेंगे, सभी धर्मों के लोगों के रिलीजन को वो मानेंगे, ऐसा अकबर ने कहा। Akbar's interaction with people of different faiths made him realize that religious scholars who emphasized rituals and dogma were often bigots. देखिए, अभी हमने डॉगमा के बारे में बात किया था और बाइगॉट के बारे में, कि डॉगमा क्या होता है, बाइगॉट क्या होता है। डॉगमा होता है स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स जिनको फॉलो किया जाए विदाउट एनी क्वेश्चन, हमने अभी डिस्कस किया था। और बाइगॉट का मतलब हमने बात की थी कि एक ऐसा इंडिविजुअल हु इज़ इंटॉलरेंट ऑफ अनदर पर्सनस रिलीजन बिलीफ, यानी कि दूसरे के रिलीजियस बिलीफ को वो टॉलरेट ना करे, मतलब दूसरे के बिलीफ को माने ना माने उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो होता है बाइगॉट करना, यानी कि दूसरे का कल्चर को वो माने, एक्सेप्ट करे या ना करे। देयर टेक्निक्स क्रिएटेड डिविजन्स एंड डिसहार्मनी अमंगेस्ट हिज सब्जेक्ट्स। अब जो उनकी टीचिंग्स थी उनकी वजह से क्या हो गया? डिविजन्स हो गए, डिसहार्मनी हो गई सभी लोगों के बीच में। दिस इवेंचुअली दैट मीन्स इसका रिजल्ट क्या निकला बेटा? देखिए, दिस रिजल्ट लेड टू द आइडिया ऑफ सुलह कुल एंड यूनिवर्सल पीस। अब जो अकबर का आइडिया था कि वो सभी धर्मों को मानेंगे, सभी धर्मों को एक साथ लेकर के चलेंगे, तो उस चीज़ से उन्होंने एक न्यू आइडिया को डेवलप किया। वो आइडिया था सुल-ई-कुल, या फिर इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? आपसे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुल-ई-कुल? दैट मीन्स यूनिवर्सल पीस। यूनिवर्सल पीस का मीनिंग तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। यूनिवर्सल दैट मीन्स सभी धर्मों के लोग एक साथ, मतलब एक साथ शांति से रहें, यानी कि सब धर्मों में शांति रहे, कहीं पर धर्म के नाम पर झगड़े ना हों। दिस आइडिया ऑफ टॉलरेंस डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ द डिफरेंट रिलीजन इन इजराइल। अब जो ये आइडिया था टॉलरेंस का कि सभी धर्मों के लोगों को हम मानेंगे, अब डिस्क्रिमिनेशन ये क्रिएट नहीं करता है, यानी कि भेदभाव नहीं रखता है किसी भी तरह के, किसी भी धर्म के लोगों में, तो उनके जो रियल दैट मीन्स उनके किंगडम में, उनके एरिया में बिल्कुल शांति बन के रहती है, यानी कि उनके धर्म के नाम पर उनके यहाँ कोई डिस्प्यूट नहीं होता है। इंस्टेड ऑफ इट फोकस्ड ऑन अ सिस्टम ऑफ इथिक, ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस। इसके अलावा यदि हम बात करें कि वो किस चीज़ के ऊपर फोकस ज़्यादा कर रहे थे, इन सभी इथिक्स के ऊपर। कौन कौन से इथिक्स? की ऑनेस्टी वहाँ पर बनी रहे, जस्टिस वहाँ पर बना रहे, पीस बना रहे, दैट वाज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल होना चाहिए। अबुल फजल हेल्प्ड अकबर इन फ्रेमिंग अ विजन ऑफ गवर्नेंस अराउंड दिस आइडिया ऑफ सुल-ए-कुल।
अब अकबर ने इसी चीज़ को फ्रेम करते हुए अपने विज़न को गवर्नेंस के, यानी कि जो उनका नज़रिया था शासन करने का, उसको यहाँ पर इस आइडिया के साथ जोड़ दिया, एक होल के साथ। और जो दिस प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वाज फॉलोड बाय, अब यही क्योंकि ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहा कि सभी धर्मों के लोगों का हम रिस्पेक्ट करेंगे, और इसी चीज़ को रिस्पेक्ट करते हुए इसी चीज़ को आगे गवर्नेंस में फॉलो किया गया, इस प्रिंसिपल को किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा और शाहजहाँ के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। अब मुगल एम्पायर का अब यहाँ पर क्या है कि बेटा धीरे धीरे अब एंड होने लगा था। अब उस एंड के बारे में हम बात करेंगे। देखिए मुगल एम्पायर में क्या हुआ था और 17th सेंचुरी में इसके क्या लास्ट में इफेक्ट रहता है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ द मुगल एम्पायर लेड टू ग्रेट इकोनॉमी एंड कमर्शियल प्रोस्पेरिटी। अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री एफिशिएंसी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव दैट मीन्स बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन थी हमारे यहाँ मुगल अकबर के दरबार में, हम बात करें मुगल शासन में। सो मिलिट्री एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी थी हमारे यहाँ अकबर के शासनकाल में। तो मुगल एम्पायर को एक बहुत ही ग्रेट इकोनॉमिक और कमर्शियल प्रोस्पेरिटी यहाँ पर मिलती है इसी वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्किल्ड उनके पास मिलिट्री फोर्सेस थी, एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो थे, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स दैट मीन्स बाहर से जो लोग यहाँ पर आए थे, उन्होंने इस चीज़ को डिस्क्राइब किया अपनी राइटिंग्स में, उन्होंने अपनी स्टोरीज़ को लिखा। तो उन स्टोरीज़ में लिखा कि ये जो एरिया था, ये फिर हम कहें मुगल एम्पायर जो था, ये बिल्कुल ऐसे था जैसे किस्से कहानियों में होती है ना बेटा, ऐसी फेबल होती है, कहानी, स्टोरी। ठीक है, तो वैसी ही वेल्थ और एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ट्रैवलर्स के, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के द्वारा दी गई है। बट दीज सेम विजिटर्स वर ऑल्सो अपॉल्ड एट द स्टेट ऑफ पावर्टी दैट एग्जिस्टेड in the areas of the side by side by the greatest opulence। यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पर जितने भी विजिटर्स आए वो सभी बट द सेम थिंग, विजिटर्स जब यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि बहुत ज़्यादा ग्रेटली वो हॉरिफाइड होते हैं, अपॉल्ड दैट मीन्स ग्रेटली हॉरिफाइड एट द स्टेट ऑफ पॉवर्टी, जब वो पॉवर्टी को देखते हैं, पॉवर्टी दैट मीन्स गरीबी को देखते हैं यहाँ पर एग्जिस्ट करते हुए साइड बाई साइड विद द ग्रेटेस्ट ऑपुलेंस। ऑपुलेंस दैट मीन्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिचनेस भी है और यहाँ पर ज़्यादा पॉवर्टी भी है। तो इन दोनों ही चीज़ों को देखते हुए बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं, हॉरिफाइड होते हैं। द इनइक्वालिटीज़ वर ग्लेरिंग, और इनइक्वालिटीज़ बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर देखी जा सकती थी। डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द 20th century 20th year of शाहजहां reign inform us that the highest ranking mansabdars were only 445 in number out of a total of 8,000। जो हाईएस्ट रैंक वाले मनसबदार थे उनकी संख्या, उनकी नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी थी, 445 आउट ऑफ 8,000, यानी कि 8,000 मनसबदार थे वहाँ पर टोटली। बट जो हाई रैंक वाले थे वो 445 थे। जो स्मॉल रैंक वाले थे स्मॉल नंबर थे, बहुत ज़्यादा संख्या में हम कह सकते हैं, अ मेयर ऑफ 5.6% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मनसबदार। टोटल नंबर मनसबदार में से वो सिर्फ 5.6% ही था जो कि रिसीव कर रहे थे 61% ऑफ टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू। 61.5% टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू का पार्ट वो सैलरी के रूप में ले रहे थे, यानी कि 61% तो उनके सैलरी में चला जाता था, 40% बचता था, वो बाकी के मनसबदार में डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो सोच के देखिए एम्पायर के द एम्पायर एज सैलरीज एंड जितने भी मतलब हम कह सकते हैं बाकी के बच गए दैम सेल्स अपने आप में और अपने ट्रूप्स में भी वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे। देखिए अब जो 60% है वो किस में जाता था, वो जाता था मनसबदार जो हाईएस्ट रैंक के मनसबदार थे, और वो अपने सोल्जर्स को भी वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे बेटा। ठीक है, The Mughal emperors and their mansabdar spent a great deal of their income on salaries and goods। अब देखो ये मनसबदार और ये मुगल एम्पर जो इनकम होता था रेवेन्यू सिस्टम से, वो इनकम कहाँ यूज़ करते थे, वो इनकम अपने जितने भी एम्प्लॉय थे या फिर हम कहें सोल्जर्स थे उनको सैलरी देने में, और या फिर गुड्स मीन्स जो भी सामान वो खरीदते थे,
ठीक है, परचेज करते थे, चाहे वो ग्रेन्स है, चाहे वो कपड़े हैं, ठीक है, क्लोथ्स हैं, कुछ भी वो जो भी सामान खरीदते थे उस पर वो स्पेंड करते थे, या फिर अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने में एक्सपेंड करते थे उस रिवेन्यू को। दिस एक्सपेंडिचर दैट मीन्स खर्च बेनिफिटेड द आर्टिशंस एंड पीजेंट्री। बेनिफिट किसको देता था बेटा? ये जो जितना भी खर्च वो करते थे इनकम का, वो आर्टिशंस को, कलाकारों को, यानी कि जितने भी पॉटरी हैं, अदर आर्टिशंस हैं, तो उन सभी को, या फिर किसानों को, पीजेंट्रीज को ये बेनिफिट होता था, क्योंकि वही प्रोड्यूस करते थे, सप्लाई वही करते थे गुड्स की। हु सप्लाइड दैम विद गुड्स एंड प्रोड्यूस। देखिए यहाँ पर आ भी गया है कि जो क्या करते थे, पीजेंट्री और आर्टिशंस ही उनको सप्लाई करते थे गुड्स को। गुड्स दैट मीन्स सामान, जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, और पीजेंट्री ही उस चीज़ को प्रोड्यूस करते थे। बट द स्केल ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन लेफ्ट वेरी लिटिल फॉर इन्वेस्टमेंट इन द हैंड्स ऑफ द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। अब हम बात करें कि रिवेन्यू कलेक्शन हो जाता था, अब जो किसानों ने, पीजेंट्री ने गेन किया प्रॉफिट, तो उसमें से क्या होता था, रिवेन्यू कलेक्शन होता था, उसमें से उनको रिवेन्यू देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, कि इतनी इनकम हुई तो आपको इतना टैक्स देना पड़ता है। जैसे आपके पास 10 रुपीज़ इनकम में आए हैं, तो आपको उसमें से 2 रुपीज़ टैक्स के रूप में देना है। आपके 3 रुपीज़ प्रोड्यूस करने में लग गए, तो आपको बेनिफिट कहाँ हुआ? 5 रुपीज़ का बेनिफिट हुआ, जो कि आपका डे टू डे की ज़रूरतें पूरे करने में लग जाता है। हैंड टू माउथ लाइफ वो जी रहे थे, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लाइफ वो जी रहे थे, क्योंकि अगली फसल भी उन्हें वो लगानी होती थी, उसी में से 5 रुपीज़ में से ही उनको आगे का भी खर्च निकालना और अपना उस टाइम का भी मतलब लाइफ स्पेन करना। सो जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था उस टाइम पे। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया है ओनली 10 रुपीज़ का। कहीं आप ये ना सोचें कि आज सिर्फ 10 रुपीज़ ही वो इनकम करते थे, नहीं, सिर्फ एक एग्जाम्पल है बेटा, आपको समझाने के लिए। द पीजेंट एंड द आर्टिशंस, जो पीजेंट्स थे, आर्टिशंस थे, वो कैसी लाइफ जी रहे थे बेटा? यहाँ पर उनको बहुत ही प्रोडक्ट्स, हम कहेंगे कि बेनिफिट बहुत कम होता था। द पुअरेस्ट अमंगस्ट देम लिव्ड फ्रॉम, देखिए यहाँ पर आ भी गया है, जो पुअरेस्ट लोग थे, बहुत गरीब लोग थे, उनके बीच में वो क्या करते थे, लिव्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ। दैट मीन्स बहुत ही डिफिकल्ट लाइफ वो स्पेंड कर रहे थे। हैंड टू माउथ इज ए फ्रेज, इंग्लिश फ्रेज। एंड दे कुड हार्डली कंसिडर इन्वेस्टिंग इन एडिशनल रिसोर्सेज। अब एडिशनल रिसोर्सेज जो एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, जो वो एज्यूम करना चाहते हैं कि उनको बेनिफिट हो जाए आगे, तो वो चीज़ें वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, वो अरेंज नहीं कर पा रहे थे उस बेनिफिट से, जो कि बेनिफिट उनको बच रहा था। ठीक है, यानी कि जो इनकम उनकी हो रही थी, उस इनकम में से वो रिसोर्सेज वो एक्सेप्ट अरेंज नहीं कर पा रहे थे, जैसे कि टूल्स हैं या फिर सप्लाईज हैं, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करना चाह रहे हैं, वो कर नहीं पा रहे थे उस इनकम के अंदर। द वेल्दियर पीजेंट्री एंड द आर्टिशंस ग्रुप्स, द मर्चेंट्स एंड द बैंकर्स प्रॉफिट इन दिस इकोनॉमिक वर्ल्ड। इस चीज़ में सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको हो रहा था बेटा? जो वेल्दियर पीजेंट्री थी, यानी कि जो किसान अमीर थे, उनको बेनिफिट ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि उनके पास पैसा पहले से था, ऑलरेडी था स्पेंड करने के लिए। उनको खुद के दिन के मतलब जो खर्चा डे टू डे का था, उसकी टेंशन नहीं थी, उनको प्रॉफिट ज़्यादा होता था, क्योंकि ज़्यादा वो प्रोड्यूस करते थे और ज़्यादा वो बेनिफिट लेते थे। एंड आर्टिशंस ग्रुप, जितने भी आर्टिशनल ग्रुप्स थे, मर्चेंट्स थे, उनको ज़्यादा बेनिफिट होता था। बैंकर्स कौन होते थे बेटा? बैंकर्स होते थे जैसे किसान है, अब किसान के पास फसल उगाने के लिए पैसा नहीं है, तो वो पैसा किससे लेते थे? बैंकर्स से लेते थे। आजकल के बैंकर्स नहीं बेटा, उस टाइम पे बैंकर्स अलग होते थे। वो उनको कुछ जैसे ब्याज लेकर के पैसा प्रॉफिट में देते थे, उससे उनसे वो प्रॉफिट कमाते थे। ठीक है, और वही सब इकोनॉमिक वर्ल्ड को होल्ड करते थे। द एनॉर्मस वेल्थ एंड रिसोर्सेज कमांडेड बाय द मुगल एलाइट मेड देम एन एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रुप ऑफ द पीपल इन द लेट 17th सेंचुरी। अब हम बात करेंगे जो एनॉर्मस वेल्थ है। एनॉर्मस वेल्थ मीन्स बहुत ज़्यादा वेल्थ, ठीक है, और रिसोर्सेज जो कमांड की जाती थी मुगल इलाइट्स के द्वारा। इलाइट्स क्या होता है बेटा? हायर क्वालिटी के पर्सन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ पीपल, जो कि वेल्थ से रिलेटेड थे, या फिर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, या फिर बहुत ज़्यादा पावरफुल थे।
made them an extremely powerful group of people in the late 17th century. लेट 17th century में वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए. एज द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्पर स्लोली डिक्लाइंड. अब जो मुगल अथॉरिटी थी धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही थी यहाँ पर यानी कि मुगल एम्पायर ख़त्म हो रही थी. हिज सर्वेंट्स एमर्ज्ड एज पावरफुल सेंटर्स ऑफ पावर इन द रीजन. अब जो उनके सर्वेंट्स थे वो एमर्ज दैट मीन्स रिप्रेजेंट कर रहे थे पावरफुल सेंटर्स के रूप में अपने आप को, अपने रीजन को. एंड दे कॉन्स्टिट्यूटेड न्यू डायनेस्टीज एंड हेल्ड कमांड ऑफ प्रोविंस लाइक हैदराबाद, अवध. अब अपनी डायनेस्टीज को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे थे, अपनी कमांड वो दे रहे थे अपने प्रोविंसेस में, हैदराबाद में, अवध में. ठीक है. ऑल्दो दे कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज द मुगल एम्पर इन दिल्ली एज देयर मास्टर. हालांकि वो अपने जो मुगल एम्पर हैं दिल्ली में उनको अपना मास्टर मानते हैं, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे 18th सेंचुरी में यदि हम बात करें, बाय द 18th सेंचुरी द प्रोविंसेस ऑफ द एम्पायर हैड कंसोलिडेटेड देयर इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटीज. अब जितने भी एरियाज थे, जितने भी प्रोविंसेस थे 18th सेंचुरी के अंदर जो एम्पायर में, वो अपने आप को यहाँ पर इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटीज के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं. यानी कि मुगल एम्पायर का इफेक्ट इनके ऊपर से बहुत ख़त्म हो जाता है लगभग, और यहाँ पर वो अपना खुद का शासन करते हैं एरियाज में. एंड सो हियर वी क्लोज video that our chapter is completed. Here we will read more about them in chapter 10. chapter 10 में हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे. So if you have any doubt you can ask me in comment box. Thank you for have a nice day for watching the full video. Please subscribe my channel if you have not subscribed yet. Thank you. Have a nice day.